गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉडल सेट 2 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या आदर्शक अर्थशास्त्र जो होता है, इसका कार्य होता है परामर्श देना, एडवाइस देना। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। क्वेश्चन नंबर 2, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। जहाँ बाजार शक्तियों की बात आ गई तो हम लोगों को पता है कि वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 2 का ऑप्शन नंबर सी। 3, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने के क्या कारण हैं। उत्पादन संभावना वक्र कब दाहिनी ओर विवर्तित होगा। दाहिनी ओर डैट मीन्स बढ़ना, साधनों का संयोग बढ़ना उत्पादन का बढ़ना दिखाता है। तो बाढ़ आएगी तो ऑब्वियसली उत्पादन कम होगा, संसाधनों का ह्रास होगा तो भी कम होगा, पुरानी तकनीक का प्रयोग होगा तो भी कम होगा। तो कब बढ़ेगा उत्पादन, जब तकनीकी विकास होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए आवश्यक लागत क्या होगी। आवश्यक लागत क्या होती है, किसी साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, ये हमें पता है। तो जब हम लोग किसी भी साधन को किसी स्पेसिफिक यूज़ में लगाते हैं तो उसका जो दूसरा ऑप्शनल यूज़ हो सकता था उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो जिस चीज़ का हमें त्याग करना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है, उससे जो हमें मिलने वाला था वो हमारी आवश्यक लागत होती है। तो 100 टन धान का उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूँ का त्याग करना पड़ा है, तो आवश्यक लागत होगी 120 क्विंटल गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। अधिमान क्रम मीन्स किस क्रम में वो यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले ABC जो दिया हुआ है क्रम, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या आएगा, A में आएगा 4 5, ठीक है, 9 आ गया। B का क्या आएगा 5 3, 8 आ गया। C का क्या आ गया 6 5, 11 आ गया। तो सबसे ज़्यादा उसे कब मिल रही है, जब वो 11 के बराबर उसको मिल रहा है उपयोगिता, ठीक है। तो सबसे पहले वो 11 वाले कॉम्बिनेशन को चूज़ करेगा, C को। उसके बाद उसको मिल रही है A से मिल रही है 5 4 9, तो फिर उसके बाद A को यूज़ करेगा और उसके बाद सबसे कम मिल रही है B से 5 3 8, तो उस लास्ट में वो B को यूज़ करेगा। तो इसका क्रम क्या होगा, C A B। C इज ग्रेटर दैन A इज ग्रेटर दैन B। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र हमें पता है, हम लोग इसमें पूरा व्यापक पैमाने पे अध्ययन करते हैं। ये पूरे होल इकोनॉमिक को बेस्ड मान करके स्टडी की जाती है। तो सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी। 7, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। अतिरिक्त इकाई की जहाँ बात आ गई तो वो सीमांत होगा। जो भी एडिशनल यूनिट अगर आ गया तो वो मार्जिनल की बात हो रही है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 8, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्यान रहे, गलत है पूछा गया है। उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, पता है, ऐसी तो होती है, तो ये सत्य है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल कॉन्वेक्स होता है, ये भी हमें पता है, तो ये भी सही है। उदासीनता को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा नहीं होता, 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करते, कभी भी पीपेसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, आईसी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो कीमत लोच का मान क्या होगा। 4% की वृद्धि होने से 8% की कमी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। हम लोगों को मांग की लोच का फॉर्मूला पता है, मांग की लोच बराबर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P। डेल्टा Q क्या है हमारा, मांग मात्रा में परिवर्तन मीन्स 8। डेल्टा P हमारा क्या है, कीमत में परिवर्तन मीन्स 4। तो 8/4 करेंगे, क्या आएगा 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B।
11 एक बजट रेखा अपनी दाईं ओर विवर्तित होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तब बजट रेखा दाईं ओर विवर्तित होती है। आय में वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएगा, तब उसकी बजट रेखा जो है वो दाईं ओर जाएगी, मीन्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? बिंदु जी हमारा केंद्र से नीचे है। जब हम लोग जहाँ हमारा ओरिजिन है वहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो वहाँ पे मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, उसके नीचे इकाई से कम और उसके ऊपर इकाई से अधिक। तो हम लोग देख सकते हैं कि जी बिंदु हमारा इकाई से नीचे आ रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे मांग की लोच इकाई से कम होगी। ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। 13 उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, ये भी है। उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो, ये भी है। MRS इज इक्वल टू PX/PY होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स कैसी वस्तु है? घटिया वस्तु। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो लोग क्या करते हैं, खराब क्वालिटी की वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं, तो घटिया वस्तु है ये। 15 निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तुओं का एक संयोग है? पूरक मीन्स दोनों को हम लोग साथ साथ यूज़ कर सके, एक के बिना दूसरा का यूज़ नहीं हो सकता, तो वो पूरक वस्तुएं होती हैं। तो इसमें पूरक वस्तु कौन है? चाय और चीनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 16 किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 17 औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं कब बराबर होते हैं? जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो वो सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र पूछा गया, फॉर्मूला। कुल लागत TC है और प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो Q है, उत्पादन की मात्रा Q है। तो सीमांत हम लोग कैसे निकालते हैं? जो हमारा कुल लागत में परिवर्तन हुआ डिवाइडेड बाई जो हमारी मात्रा में परिवर्तन हुई, तो परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डेल्टा TC/डेल्टा Q। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से है? जब हम लोग पैमाने का प्रतिफल पढ़ते हैं तो इसके 3 नियम होते हैं। तो 3 नियम कब काम आते हैं? जब हम लोग दीर्घकाल की बात करते हैं, ठीक है, दीर्घकाल से है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है? 2 तरह के साधन होते हैं। किस काल में? हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्पकाल में जो सभी साधन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो जब हम लोग को दोनों साधनों की बात करनी है तो हम लोग किस में जाएंगे? दीर्घकाल में। बी 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 21 परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर तक उत्पादन करना चाहेगा? पैमाने का प्रतिफल जब हम लोग पढ़े हैं या परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़े हैं तो पहला नियम होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, तो उसमें वृद्धि हो रही है तो करना चाहेगा। फिर होता है उत्पत्ति समता नियम और फिर होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो जब ह्रास की बात आती है मीन्स कमी होने लगती है तो कोई भी उत्पादक उत्पादन नहीं करना चाहेगा, और जब तक समता रहता है तब तक वो इक्वल में उत्पादन कर लेता है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे स्तर तक उत्पादन करना चाहेगा मीन्स उत्पत्ति समता नियम तक वो उत्पादन करना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, अब सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ABC तीनों औसत उत्पाद की विशेषता है, और ऑप्शन नंबर डी औसत उत्पाद का मान 0 अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। औसत उत्पाद का मान 0 नहीं होगा, 0 होते तक उत्पादक कभी भी उत्पादन जारी नहीं रखेगा, वो बंद कर देगा, ठीक है। कुछ भी मान रहेगा तब तक वो उत्पादन करेगा, लेकिन जब 0 या फिर नेगेटिव होगा तब तक वो उत्पादन बंद कर चुका रहेगा। करेक्ट ऑप्शन है डी। 23 जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में
कमी होती है, तब औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद से नीचे होता है, कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 24 यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। जब वृद्धि की बात की गई तो वृद्धिमान प्रतिफल, कमी की बात की जाएगी तो ह्रासमान प्रतिफल, स्थिरता की बात की जाएगी तो क्षमता समान प्रतिफल या समता नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि है तो ऑप्शन नंबर सी वृद्धिमान प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 25 उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? परिवर्तन बताया गया है, कुल में कितना परिवर्तन हो रहा है तो वो सीमांत कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सीमांत आगम। 26 कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध होता है? हम लोगों ने पढ़ा है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को हम लोग जोड़ दे तो हमें कुल लागत की प्राप्ति होती है। तो बस टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संतुलन कीमत भी वही होता है। ठीक है, पूर्ति भी बढ़ गई, मांग भी बढ़ गई तो संतुलन कीमत भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है वहाँ संतुलन होता है। तो समान दर से वृद्धि होगी, डैट मीन्स दोनों फिर से बराबर हो जाएगा, तो संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग आधिक्य की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग आधिक्य डैट मीन्स डिमांड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो डी इज़ ग्रेटर देन एस से भी दिखाया जा सकता है, डी एस से ज़्यादा है, या फिर डी माइनस एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। डी डिमांड में हम लोग सप्लाई को लेस करें तो ज़ीरो से ज़्यादा आएगा, डैट मीन्स डिमांड हमारा ज़्यादा है, ये भी कह सकते। डी इज इक्वल टू एस तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें मांग को अधिक दिखाना है, तो बराबर तो नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन है डी, ये तथा बी दोनों। 29 किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में वृद्धि होती है। पूर्ति में अधिक वृद्धि होगी तो साम्य मात्रा में भी वृद्धि होती है। 30 किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति कीमत लोच का मान क्या होगा? बस वही काम करना है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में परिवर्तन, मीन्स हमारा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी क्या आएगा 4/5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा आंसर आएगा 0.8, ऑप्शन नंबर सी। 31 मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। 32 मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में वृद्धि होती है। 33 एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, न्यूनतम एबीसी से ऊपर और एसएमसी का बढ़ता भाग। 34 में आते हैं पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर इज इक्वल टू एमआर होता है, मीन्स दोनों बराबर होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? हमने पढ़ा है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं समरूप होती हैं, बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं, तो किसकी विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की। 36 टीआर कुल लागत वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? एमआर मार्जिनल रेवेन्यू। 37 किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है क्योंकि एकाधिकार की अवस्था में केवल एक ही क्रेता होता है और वह अपने अनुसार मूल्य तय करता है और पूर्ति को भी नियंत्रित करता है। 38 जब सीमांत आगम का मान 0 होता है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 1 होता है। सीमांत आगम 0 होगा तो मांग की कीमत लोच 1 होगी, इकाई के बराबर होगी। 39 एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध है? एकाधिकार में एआर इज ग्रेटर देन एमआर होता है, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होता है, एकाधिकार में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर एमआर और एमसी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? एकाधिकार की बात है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे
इक्वल होना चाहिए। एमआर और एमसी को दर्शाया गया है निम्नलिखित तालिका में। तालिका को देखिए, जब 0 उत्पादन है तो एमआर एमसी कुछ भी नहीं है। 1 पे 44 और 60, 2 पे 34 और 30, 3 पे 18 और 10, 4 पे 10 और 2, और 5 उत्पादन पे 6 और 3, और 6 उत्पादन पे 4 और 4। तो 6 उत्पादन तक वो उत्पादन करना चाहेगा। संतुलन की अवस्था उसकी तब होगी जब वो 6 इकाई का उत्पादन करेगा, तब उसकी रेवेन्यू उसकी कॉस्ट के बराबर होगी। अदरवाइज वो और उत्पादन करता है तो उसकी जो रेवेन्यू है वो उसकी कॉस्ट से कम हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है C6। नाउ दिस सेट इज ऑल्सो completed. Thank you.